हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उस वक्त क्या स्टेप्स हैं या क्या प्रोसेस हैं, किस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसका जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसी को हम कह सकते हैं कि स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होता है, या अगर हमें इन्वेस्टमेंट करने जाना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली 12 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं इन्वेस्टिंग के, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप बिगनर हैं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप ये 12 स्टेप्स हैं उनको फॉलो करिए और फिर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब क्या क्या हमें करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त, हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट शुरू करने जा रहा है, इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो उसे इंश्योर होना चाहिए कि ये सारे स्टेप्स उसने फॉलो किए हों या इन प्रोसेस के थ्रू ही उसने अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ली हुई हो। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या आता है हमारा, ऑब्टेन रिटन डॉक्यूमेंट्स। इट मीन्स व्हाट, कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको पहले लीजिए कि क्या क्या इसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जो हमें देखने चाहिए। राइट। तो इससे क्या हो जाता है कि इससे आपको उस इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल आइडिया लग जाता है कि इन्वेस्टमेंट है क्या। मतलब वो डॉक्यूमेंट लीजिए जिसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे आप एलआईसी लेने जा रहे हैं, एलआईसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को, तो एलआईसी लेने तो एलआईसी की पॉलिसी का पूरा पेपर आता है। तो आपको उस पूरे पेपर से गो थ्रू होना चाहिए कि आखिर ये प्लान है एलआईसी का, हम ये प्लान लेने जा रहे हैं, जैसे जीवन आनंद या आनंद बीमा, कोई भी प्लान हम लेने जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर प्लान में क्या चीज़ है। मतलब वो प्लान आपको पूरा डिटेल में बताए कि वो क्या है, क्या चीज़ है वो, तो उसको समझना। तो ऑब्टेन रिटन डॉक्यूमेंट्स का मतलब आप जिस भी इन्वेस्टमेंट की साइड जा रहे हैं, पहले उस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट है क्या चीज़, कैसे करना है, जो उसको एक्सप्लेन करता हो, उस इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करता हो, वो डॉक्यूमेंट्स आप ले लीजिए। ठीक है, जिससे आप उस डॉक्यूमेंट्स को या उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को अच्छे से समझ पाएँ। इज़ इट क्लियर? जैसे कि मान लीजिए आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। तो अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, पीपीएफ है क्या? आप वो पेपर्स ले लीजिए, वो डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए जिसमें आपको पीपीएफ का मतलब समझ में आ जाए कि अगर ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इसमें होता क्या है, इसकी पॉलिसीज़ क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके रूल्स गाइडलाइंस क्या है, वो सब समझ जाइए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आया है, जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जहाँ पे भी आपका माइंडसेट बैठ रहा है कि मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, पहले आप उन्हें ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए कि एग्ज़ैक्टली ये क्या है, कैसा है, क्या करना है। और आप अपनी अपनी चीज़ों को भी ध्यान में रखिए कि आपका इन्वेस्टमेंट करना कैसा है, मतलब आपका मोटिव क्या है, आपके सामने क्या स्थिति है, सिचुएशंस क्या हैं, उसके हिसाब से उस चीज़ को आप समझिए। राइट। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जिस भी इन्वेस्टमेंट का आपने डॉक्यूमेंट ऑब्टेन किया है, उसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए कि क्या चीज़ है ये डॉक्यूमेंट्स। ठीक। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जब आपने मतलब समझ लिया, तो आपको उसकी जो लेजिटिमेसी है, मतलब लेजिटिमेसी का मतलब ये हो गया कि लीगैलिटी की अगर हम बात करें, उसकी वैलिडिटी की बात करें, तो वो चीज़ आपको समझना चाहिए। मतलब एक इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो उसके पास ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है कि एक तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपको ये पता कर लेना चाहिए, आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। तो ड्यू डिलिजेंस आप रखिए, आप ये जानकारी रखिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका फ़ाइनेंशियल लेजिटिमेसी कैसी है, या क्या उसमें रिस्क वगैरह है, या लीगैलिटी कैसी है, मतलब उसको रेगुलेट करने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन-कौन है, उस इन्वेस्टमेंट के लिए लीगल परमिशन या अप्रूवल चाहिए अगर होती है, तो वो सब है या नहीं है ना? क्या कोई अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मान लीजिए आप फिज़िकल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसकी लिटिगेशन देखिए कि कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं है, टाइटल डीड तो उसी पर्सन को है नहीं जिसके आप खरीद रहे हैं, उसी के नाम पे रजिस्ट्री है कि नहीं। तो मतलब आप उसकी लीगैलिटी को चेक करिए, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी लीगैलिटी को चेक करिए। अगर कोई वो फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड है तो उसके रेगुलेटर्स को चेक करिए, उस कंपनी की डिटेल्स को देखिए जिसका वो शेयर है, जिसका वो बॉन्ड है, तो उसकी लीगल परमिशन देखिए कि हाँ, वो वैलिड तरीके से इश्यू किया गया है कि नहीं। कहने का मतलब आप उस इन्वेस्टमेंट की, जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट का आपके पास ऑप्शन है, आप उसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, उसके बारे में आप ड्यू डिलिजेंस रखिए, उसके बारे में आप जानकारी रखिए। इज़ इट क्लियर? कि सारे लीगल कंप्लायंसेस हैं या नहीं, क्रेडिबिलिटी कैसी है उसकी, लीगैलिटी कैसी है, वैलिडिटी कैसी है,
कोई कहीं से कोई चीज़ तो प्रॉब्लम में नहीं है, उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू सब चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं कि नहीं, वहाँ से कोई कोर्ट केसेस वगैरह तो नहीं है, प्रॉपर लाइसेंस है या नहीं है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है? तो आप उस इन्वेस्टमेंट के लेजिटिमेसी को वेरीफाई करिए। फिर आती है इम्पॉर्टेंट बात कि जब आपने इन्वेस्टमेंट का देखा कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं, तो आप उस इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ लीजिए कि क्या है ये इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके उसको अच्छे से समझ लीजिए। ये भी देख लीजिए कि इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन लीगल तो है या नहीं है। अब जैसे आते हैं आप स्पैम हो रहे हैं कि आप यहाँ पैसा लगाइए, आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो आप ऐसे किसी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो पहले आप उसको चेक तो करिए कि ये लीगल है कि नहीं है, ये सही जगह से आ तो रहा है या नहीं, जो इसको इश्यू करने वाली अथॉरिटी है, वो सही अथॉरिटी है या नहीं है, वो नोन है, रिकॉग्नाइज़्ड है या नहीं है, अप्रूव्ड है या नहीं है। कि एक ऐसे किसी भी कंपनी ने, ऐसे किसी ने भी बोल दिया कि हम आपका पैसा डबल कर देंगे, आप हमको पैसे दे दीजिए, तो आप उस कंपनी को या उस जगह को या उस चीज़ को पैसा दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप पहले इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को समझिए, उसकी उस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, फिर उसकी लीगैलिटी को आप चेक कर लीजिए। अब बात आती है एनालिसिस की। एनालिसिस क्या करेंगे? कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप ये देखिए कि मैं कितना पैसा लगाऊँगा और उससे मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा, है ना? हमारा जा क्या रहा है, कॉस्ट, हमारा खर्चा क्या होगा, हमारा जाएगा क्या, और बेनिफिट्स, उससे हमें फ़ायदा मिलेगा क्या? आप इस बेसिस पे उसको एनालिसिस करिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके के होते हैं, बहुत ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के हैं। सपोज़ करिए कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी बिज़नेस, मतलब कोई ऐसी कंपनी है, कोई ऐसे बिज़नेस है जो एक्सपैंड करना चाह रही है। तो आप उस कंपनी या उस बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं कि ये कंपनी एक्सपैंड करेगी और उससे हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफ़िट होने वाला है। तो आप चेक करिए कि अगर मेरा आज इतना पैसा लग जाता है, तो इस कंपनी को आने वाले 10 साल में कितना प्रॉफ़िट होगा, उस प्रॉफ़िट से हमें कितना पोर्शन मिलेगा, मतलब कॉस्ट क्या लग रही है और मिलेगा कितना। तो टीवीएम के हिसाब से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखते हुए, कि आज का पैसा लग तो आज रहा है, मिलेगा तो फ्यूचर में, तो फ्यूचर में जो मिलेगा वो बराबर हो, उसकी वैल्यू आज से कंपेयर करिए, इन्फ्लेशन का ध्यान में रखिए। इस हिसाब से उसको कंपेयर करके आप एनालिसिस करिए कि क्या मेरा इन्वेस्टमेंट का तरीका सही है। अगर आज हम 1 लाख लगा रहे हैं और वो हमें 1 साल के बाद 5% दे रहा है, तो क्या ये रिटर्न सही है? क्या ये बेनिफिट सही है? जो हमने पहले पढ़ा है, रियल रेट ऑफ रिटर्न। आप इन्फ्लेशन से उसको कंपेयर करके चेक करिए कि क्या सच में बेनिफिटेड है या नहीं है? क्या ये हमारी परचेज़िंग पावर को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? तो अब कॉस्ट, लगने वाला जो जा रहा है आपसे, जो खर्चा होगा, आप वो सबको देखिए और उससे मिलने वाले बेनिफिट को, इन दोनों को एनालिसिस करिए एंड देन आगे मूव ऑन करिए। जब आप कॉस्ट और बेनिफिट को एनालिसिस कर लेते हैं, तब आती है रिस्क एंड रिटर्न की बात, कि अब उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की जो प्रोफाइल है, उसके रिस्क एंड रिटर्न को एसेस करिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं ना, तो उसमें 2 फैक्टर होता है। एक होता है हमारा रिस्क, दूसरा होता है हमारा रिटर्न। रिटर्न मतलब वही बेनिफिट जो हमें मिलने वाला है, पैसा जो हमें वापस मिलेगा, ठीक है? तो हमें मिल क्या रहा है, वो रिटर्न हो गया, है ना? हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है, वो रिटर्न हो गया। रिस्क की अगर बात करते हैं, तो जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो रिस्क एसोसिएट होता है। रिस्क रिस्क किस चीज़ का? जोखिम, है ना? रिस्क है, किस चीज़ का रिस्क होगा? रिस्क होगा कि मेरा पैसा जो लगाया है वो डूब ना जाए, मेरा जो प्रॉफ़िट है वो कम ना हो जाए, है ना? मतलब रिस्क किस चीज़ का है? इसी चीज़ का रिस्क होता है कि हमारा लगने वाला पैसा सेफ़ है या नहीं है? हमारे लगने वाले पैसे से उतना प्रॉफ़िट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमारे लगने वाला पैसा कहीं कम तो नहीं हो जाएगा? तो कितना रिस्की है ये? कितना रिस्क है इसके साथ, कि आपका पैसा सेफ है। ये जो सेफ की बात कर रहे हैं ना, वो चीज़, तो वो रिस्क की बात हो गई। तो रिस्क और रिटर्न को एनालिसिस करिए, उसको एसेस करिए। जो भी इन्वेस्टमेंट आप जहाँ पे भी करने जा रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट को ध्यान से देखिए, समझिए और देखिए कि इससे हमें रिटर्न क्या मिलेगा और ये कितना रिस्की है। इस बात को और अच्छे से समझते हैं। एक रूल है, मतलब एक कहा जाता है कि प्रोजेक्ट, अगर ये जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, अगर ज़्यादा रिस्की होंगे तो रिटर्न भी ज़्यादा देंगे। कहते हैं ना कि आप रिस्क लोगे तो फ़ायदा मिलेगा, मुनाफ़ा मिलेगा, रिस्क नहीं तो मुनाफ़ा नहीं। तो वही चीज़ है, अगर रिस्क ज़्यादा रहेगा तो रिटर्न ज़्यादा रहेगा, रिस्क कम रहेगा तो रिटर्न भी कम रहेगा। हम 1-2 एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर आप बैंक, गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटी खरीद लेते हैं, तो आपको पता है गवर्नमेंट कहीं भाग के जाने वाली नहीं है, सरकार है ये आपकी, ठीक है? तो सरकार है, सरकारी देश में पैसा लगा है, आप गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाएँ, पार्टी बदल सकती है, सरकार तो वही रहेगी ना, सरकार में पार्टी आती है, कभी बीजेपी की आई, कभी कांग्रेस की आई, कभी किसी की आई, तो पार्टी बदलती है, पर सरकार है, किसी न किसी की सरकार चलेगी। तो जो सरकारी सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो कैसे हैं? वो उसमें कोई रिस्क है क्या? नहीं, क्योंकि वो सेफ है, आपको पता है कि ये सरकारी पैसा जाएगा कहाँ?
ये पैसा तो मुझे वापस मिलना ही मिलना है, तो रिस्क कम है। तो इसीलिए जिसमें रिस्क कम होता है उसका रिटर्न भी कम होता है। तो जब आपको उसमें इंटरेस्ट रेट देखेंगे, जो आपको वो पैसा वापस करेंगे, जो रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, वो कंपेयर टू अदर कम होता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें रिस्क बहुत कम है, आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं तो रिटर्न भी वैसा रहेगा। इसी तरह आप बैंक में एफडी खरीद रहे हैं। अब बैंक में एफडी खरीद रहे हैं तो आपको पता है बैंक भाग के नहीं जाए, नेशनलाइज़ बैंक है तो भाग के जाएगी नहीं, वो जाएगी भी तो डीआईसीजीसीज़ वगैरह हैं, मतलब ये ऐसी कंपनीज़ हैं, डीआईसीजीसीज़ वगैरह कॉर्पोरेशंस हैं, जो आपके रखे हुए पैसे बैंक में उसको सिक्योर करती हो कि कल को कोई प्रॉब्लम आए तो वो पैसा देंगी आपको, डीआईसीजीसी वगैरह, है ना? तो आपको पता है कि कुछ भी हो तो मेरे पैसे सेफ हैं, है ना? तो ऐसी जगह आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सब लेस रिस्की है। तो आप जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आप उसको चेक करिए, क्या वो रिस्की है? रिस्की है तो कितना रिस्की है ना? अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बैंक की एफडीज़ हो गई, पोस्ट ऑफिस की सेविंग हो गई, ये सब क्या है? ये रिस्क नहीं है इसमें, बहुत लेस रिस्की पोर्टफोलियो है ये, बहुत लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट है। वहीं आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दे रहे हैं, आप कंपनी के डेब्ट खरीद रहे हैं, कंपनी का एफडी खरीद रहे हैं, तो ये रिस्की है थोड़ा, है ना? तो ये चीज़ ध्यान देना। तो आपको रिस्क देखना है और रिटर्न देखना है और देखिए कि क्या आपका एपेटाइट, मतलब एपेटाइट इन द सेंस कि रिस्क को बियर करने की कैपेसिटी, कि क्या आपकी ये कंडीशन है कि अगर आपको 10,000 का लॉस हुआ तो भी आप बियर कर सकते हैं और अगर फ़ायदा हुआ तो भाई 1 लाख का फ़ायदा हो गया। पर अगर लॉस 10,000 का होगा तो क्या आप बियर कर सकते हैं? आप उतना कर ले जाएँगे? तो अपनी रिस्क एपेटाइट को चेक करिए और फिर उसको रिटर्न से देखिए एंड देन डिसाइड करिए कि हाँ, ये इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है। तो आप कॉस्ट बेनिफिट को देखिए, रिस्क रिटर्न को देखिए, देन आप उसके लिक्विडिटी और सेफ्टी एस्पेक्ट्स को देखिए, किसकी इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट कितना लिक्विड है और कितना सेफ है। अब लिक्विडिटी और सेफ्टी का मतलब समझिएगा। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि नियर टू कैश, फाइनेंशियल टर्म में अगर बात करें तो नियर टू कैश जो होता है उसको हम लिक्विडिटी से डिनोट करते हैं। जैसे कैश, कैश पूरा लिक्विड है, आपको जब चाहिए तुरंत कैश अवेलेबल, आपको परचेज ही तो करना है कोई ना कोई चीज़, तो कैश दिए और काम बन गया आपका। वहीं कोई सिक्योरिटीज़ है तो वो क्या हो गया, सिक्योरिटीज़ आपकी लिक्विडिटी में आती है कि भाई इसको, इस सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगे तो हमें कैश मिल जाएगा, तो ये नियर कैश है। वहीं प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसेट्स खरीद लिए हैं, तो इसकी लिक्विडिटी लेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी को बेचने में टाइम लगता है ना? तो अब ये क्या हो गया, ये लेस लिक्विड हो गया। तो आपको इसकी लिक्विडिटी देखनी है कि नियर टू कैश में कन्वर्टिबिलिटी कैसी है। लिक्विडिटी इन द सेंस आप ऐसा समझिए कि कैश की कन्वर्टिबिलिटी, कितनी जल्दी हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो ईज़िली कैश में कन्वर्टेबल है दैट इज़ लिक्विडिटी, उसकी लिक्विडिटी अच्छी है, और जिसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत टाइम लगने वाला है, उसकी लिक्विडिटी कम है, वो लिक्विड कम है ना? तो इस तरह से आपको पहचानना है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ गई, तो क्या ये लिक्विड एसेट्स है या नहीं है? क्या ये लिक्विडिटी है इसमें कि नहीं है? क्या हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं ईज़िली? और सेफ़ है या नहीं है? तो आप लिक्विडिटी और सेफ्टी एस्पेक्ट्स को भी उस इन्वेस्टमेंट की चेक करिए। क्लियर है? तो ये आपने यहाँ पे 6 स्टेप्स को फ़ॉलो कर लिया। जब आपने ये सारी चीज़ को सैटिस्फाई कर लिया, देख लिया कि ये सब है, फिर आप देखिए कि आपने अभी तक जो गोल बना के इन्वेस्टमेंट करने की सोची है, मतलब आप किसी गोल के लिए, किसी पर्पज़ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे आप सोचें कि हमें आज के 4 साल बाद एक घर बनाना है। तो अब घर बनाना, तो उसके लिए हमको हैवी अमाउंट चाहिए, तो हमने थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो हमको 4 साल बाद या 10 साल बाद उतना पैसा मिल जाएगा। या आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपको पता है कि हमारे बच्चे को फ्यूचर में इतने करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप आज से ही पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए कि फ्यूचर में उतने करोड़ इकट्ठा हो जाएँ। तो इसका मतलब आप अपना गोल देखिए कि आप इन्वेस्टमेंट करने किस लिए जा रहे हैं, और फिर उसको चेक करिए, उस इन्वेस्टमेंट की एप्रोप्रिएटनेस को चेक करिए। मतलब ये एप्रोप्रिएटनेस का मतलब ये देखिए कि क्या वो उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको सूटेबल कर रहा है कि नहीं, उसके लिए एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, कि जो गोल के साथ हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट उस गोल को पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमको 10 साल के बाद इतना पैसा चाहिए, तो क्या ये वही इन्वेस्टमेंट है कि 10 साल के बाद मेरे लगने वाले पैसे को उतना बना देगा? तो एप्रोप्रिएटनेस आप देखिए उस इन्वेस्टमेंट की अपने गोल के साथ, कि आपके गोल को, इन्वेस्टमेंट के गोल को, उस स्पेसिफिक गोल को जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट उसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस कॉन्सेप्ट को पूरा करेगा कि नहीं करेगा, उस स्पेसिफिक गोल को पूरा करेगा कि नहीं करेगा। तो आप उस इन्वेस्टमेंट की एप्रोप्रिएटनेस को चेक करिए, ठीक है? उसके बाद क्या करिए, जब आप ये सब देखिए तो अब आप देखिए कि क्या और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैंने देखा कि इतना रेट है, इतना रिस्क है, ये बेनिफिट है, ये कॉस्ट लग रही है ना? ये इस तरह से इसका लेजिटिमेसी है, ये इतना लिक्विड, इतना सेफ है। तो इस कैटेगरी में मेरे पास और कौन-कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं।
जैसे मैंने कहा कि एफडी है, लेस रिस्की है ना? लिक्विड लिक्विड भी है। इसी तरह आप पीपीएफ में पैसा लगा रहे हैं, इसकी लिक्विडिटी तो कम हो जाती है, पर सेफ्टी है इसमें। इसी तरीके से आप एनपीएस में पैसा लगा रहे हैं या बैंक की एफडीज़ खरीद रहे हैं या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हैं। तो अब ये सब क्या है? ये एक तरीके से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, बैंक की एफडी, पोस्ट ऑफिस में आप एनएससी वगैरह खरीद रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब रिस्की कम है, कम रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हो गए। अब उसमें से बेस्ट ऑप्शन को आप चूज़ करिए। तो जो भी ये कैटेगरीज़ थी, इन सब कैटेगरीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, है ना? जो अभी तक आपने पढ़ी, उन सब के बेसिस पे आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप उन सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और समझिए और कंपेयर करिए कि मेरे लिए कौन-सा बेस्ट बैठेगा। इज़ इट क्लियर? तो इस जब आप ये करेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये मेरे लिए सही बैठेगा। अच्छा, इसके कंपैरिज़न के लिए एक और अच्छा तरीका होता है कि अपने पोर्टफोलियो के साथ इसको मैच करिए। मतलब आपने और भी तो इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा ना, तो आप देखिए कि अगर मैंने अब जैसे आपने पहले एफडी खरीद रखी है, बहुत सारी एफडी आपके पास है और अभी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और आप फिर से एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप पहले देखिए कि मैंने पहले क्या कर रखा है और अभी भी मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो क्या वो मैच कर रहा? अब यहाँ मैच का मतलब समझिएगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। ये जो मैंने 10 एफडी करके रखा है ना, ये मेरा पोर्टफोलियो बन गया, है ना? 10 एफडी का एक पोर्टफोलियो आपने देखा होगा, अच्छा मूवीज़ में आपने देखा होगा कि लोग अपना पोर्टफोलियो, पिक्चर पोर्टफोलियो देते हैं कि अलग-अलग फॉर्म में पिक्चर्स क्लिक करा के अपना पोर्टफोलियो रेडी किया। मतलब एक चीज़ की वेरिएशंस, है ना? तो पोर्टफोलियो यही हो गया। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट की वेरिएशन जितने-जितने टाइप के इन्वेस्टमेंट हैं, उसको एक साथ कहते हैं हम पोर्टफोलियो, ठीक? तो हमारे मैंने एफडी कराई 10 एफडी हमारे पास हैं। तो मेरा सारा इन्वेस्टमेंट किसमें है? एफडी में। वो भी 10 इन्वेस्टमेंट किया और 10 एफडी में किया। तो मेरा पोर्टफोलियो किसका है? एफडी का है। लेकिन याद रखिए पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या हो गया? एक ही तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऐसा करिए कि अगर कहीं रिस्क उठाइए तो कहीं रिस्क बिल्कुल मत उठाइए। कहीं सेफ रहिए। कुछ लिक्विड करिए तो कुछ इलिक्विड करिए। समझ रहे हैं? इस लेस लिक्विड एसेट्स में डालिए। तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। एक ही तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप ये देखिए कि आपके अदर इन्वेस्टमेंट के साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम सबके सब मतलब हमने हमने क्या किया? शेयर में इन्वेस्ट किया। अब हम सारे शेयर में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। हम सारे शेयर में इन्वेस्टमेंट कर जाएँ तो शेयर तो बहुत रिस्की होता है। तो इसका मतलब मेरा पोर्टफोलियो कैसा है? रिस्की, पूरा का पूरा रिस्की। अगर गया तो सबके सब पैसे गए। अगर स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट डूबा तो मेरे सारे शेयर की प्राइस डाउन होगी, मेरा सारा इन्वेस्टमेंट का पैसा कम हो जाएगा। बल्कि हमें करना क्या चाहिए? कुछ शेयर मार्केट में लगा दीजिए, कुछ बैंक की एफडी में लगा दीजिए, कुछ पीपीएफ में लगा दीजिए। तो अगर कहीं नुकसान होगा तो कोई ना कोई हमें भरपाई करके दे देगा। सब पैसा एक साथ डूबेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपने देखा उसको मैच करिए अपने प्रायर इन्वेस्टमेंट से, अपने पोर्टफोलियो से कि क्या वो उसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं। जो हमने अदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, पहले जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्या उसके साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैंने पहले रिस्की लिया है तो अब ये लेस रिस्की होना चाहिए, ये मैचिंग हो गई। मैचिंग का मतलब ये नहीं कि पहले रिस्की लिया था अभी भी रिस्की ले रहे हैं तो मैच कर गया, नहीं ये गलत, ये मैच नहीं। मैचिंग का मतलब हो गया कि पहले मैंने रिस्की लिया था तो अभी मैं लेस रिस्की ले रहा हूँ तो ये मैच हो गया, हाँ ये सही है ना? इस तरह से मैंने पहले लिक्विड में इन्वेस्टमेंट किया था, अभी मैं इलिक्विड कर रहा हूँ तो ये मैच हो गया, ये सही है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। इज़ इट क्लियर? सो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट का मतलब हो गया कि अब हम ये चेक करेंगे कि जिस इन्वेस्टमेंट को हम लेने जा रहे हैं उसका ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी कौन है, ठीक है? अब हमें उसी से डील करना है। मतलब हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी होते हैं। मतलब वो लोग जो जिनके पास एसेट्स है, जिनको परमिशन मिली है कि आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है? आप ये कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, आप ये काम करा सकते हैं, उनको उनको पावर मिली है, तो उनको कहते हैं ऑथराइज्ड, है ना? जैसे कि अगर आपको शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है, तो आप देखिए कि सेबी के थ्रू ऑथराइज्ड डीलर कौन से हैं। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इन सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट करता है, सेबी ने किसको ऑथराइजेशन दिया है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करवा सकते हैं, है ना? तो उनके ऑथराइज्ड डीलर से मिलके ही आप इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक? इसी तरीके से अगर आप एफडीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप देखिए कि किसके थ्रू आप कर रहे हैं। तो बैंक कर रहे हैं, तो बैंक भी देखिए, बैंक हो गई, एलआईसी हो गई, सब इंटरमीडियरीज़ हैं, है ना? जो भी आपका, ये सब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ हो गए। जो भी आप
बीच में जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट और जो भी आप लेने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट जहाँ करने जा रहे हैं, उसके बीच में जो भी है जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सब इंटरमीडिएरीज में आ गए। तो आपको ध्यान देना है कि आप एक ऑथराइज्ड इंटरमीडिएरीज से ही डील करें, उन्हीं के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कराइए, ठीक। और जो भी इंटरमीडिएरीज है या जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको लगती है आपके पास होनी चाहिए, वो सब आप ले लीजिए। किसके रिगार्डिंग? इंटरमीडिएरीज के रिगार्डिंग और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। आप सब इन्फॉर्मेशन उससे पूछ लीजिए। जैसे एलआईसी के एजेंट हुए, ठीक है, आप एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एलआईसी के ऑथराइज एजेंट होते हैं, आप एलआईसी के ऑथराइज एजेंट से मिलिए, है ना। उनसे आप पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि अच्छा क्या होगा, कैसे होगा। अगर आपको एजेंट पर शक है कि ये वाकई में एलआईसी बेचने के लिए कैपेबल है या नहीं है, तो उसका आप लाइसेंस देख लीजिए, आप ऑथराइज एजेंट हैं कि नहीं है ना। तो आप उनके रिगार्डिंग फिर कब से काम कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है उस ऑथराइज्ड डीलर को, तो अगर उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो बट ऑब्वियसली अच्छे सजेशंस आपको देंगे, अच्छे एडवाइस आपको देंगे। तो इस तरह से आप उनको बारे में जो कुछ भी क्लैरिफिकेशन जानना चाहते हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब आप उनसे गैदर कर लीजिए, उनसे इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। और जब आप ये सब कर लीजिए देन फाइनली अगर आपको दिख रहा है कि कुछ भी गलत नहीं जा रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, आप सैटिस्फाई हैं, देन आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो ये हमारे 12 स्टेप्स हुए जिसके बेसिस पे हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। और अगर आप इनको फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कभी भी इन्वेस्टमेंट गलत नहीं होगी। आप हमेशा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ करेंगे और अच्छा इन्वेस्टमेंट लेंगे। तो सबसे पहले उस इन्वेस्टमेंट के बारे में जानिए, उस डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़िए, उसकी लीगैलिटी को चेक करिए, फिर कॉस्ट और फिर एनालिसिस करिए। एनालिसिस किसका? कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करिए, रिस्क और रिटर्न का एनालिसिस करिए, लिक्विडिटी और सेफ्टी का एनालिसिस करिए। देन देखिए कि मेरे गोल से वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं इन्वेस्टमेंट। फिर आप ये देखिए कि मेरे पोर्टफोलियो जो भी हमारे पास अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें कंपेयर करिए कि ये मेरा कौन-सा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट सही है, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें बेस्ट कौन-सा है। एंड देन चेक करिए कि मेरे पोर्टफोलियो के साथ वो मैच हो रहा है कि नहीं। फिर देखिए कि मुझे किससे लेना है, इंटरमीडिएरी हमारी कौन-सी है, वो ऑथराइज़ है या नहीं। फिर उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब आप गैदर कर लीजिए एंड देन सैटिस्फाइड होइए तो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ये आपके 12 स्टेप्स हुए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।